हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं, उनके जन्म, उनके उपन्यास से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके महत्वपूर्ण उपन्यास, साथ ही साथ उनकी जो भी रचनाएं हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में आलोचकों के क्या कथन हैं, उनके कौन से नाटक हैं, इन सारे तथ्यों पर काफ़ी विस्तारपूर्वक मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद जयशंकर प्रसाद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो उसे आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, उन सारे तथ्यों को इस वीडियो में शामिल करने की मैंने पूरी कोशिश की है। जिन बच्चों को इस वीडियो का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। सर्वप्रथम हमें क्या याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन को हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी को काशी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इनका निधन, मृत्यु कब हुआ था? 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी अर्थात पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनका उपनाम क्या था? क्योंकि TGT, PGT इन परीक्षाओं में जयशंकर प्रसाद के उपनाम से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इनका उपनाम है झारखंडी और कलाधर। ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे झारखंडी। प्रसाद को बचपन में झारखंडी नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद कलाधर, इस नाम से ब्रज भाषा में ये काव्यों की रचना किया करते थे। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये लाइन है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे। तो आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रज भाषा में कलाधर नाम से रचनाएं लिखा करते थे। उनके परिवार की गणना वाराणसी के समृद्ध परिवारों में हुआ करती थी। प्रसाद जी का जो पूरा परिवार था वो शिव भगवान का उपासक था। इनकी 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का और 15 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का देहांत हो जाता है। अब आप इस लाइन को देखिए। प्रसाद जी ने तरुणाई में ही माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियों और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा को झेल चुके थे। यानी इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही अपने माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियों और इकलौते पुत्र की मृत्यु को काफ़ी करीब से देखा था। आगे हम लोग देखेंगे इनकी प्रमुख काव्य संग्रह, क्योंकि इससे UGC नेट हो या फिर UP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अन्य परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह। ठीक है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने रचना की थी उर्वशी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। वनमाली 1909 ईस्वी। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी। सोखोच्छ्वास 1910 ईस्वी में। आप इन सारे काव्य संग्रहों का नाम और सन काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह। पहला है कानन कुसुम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है ये। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी रचना है जो खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। तो वो है कानन कुसुम, प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। आगे देखेंगे करुणालय 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का छायावादी काव्य संग्रह। ठीक है। पहला है झरना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। उसके बाद आंसू,
कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आंसू का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। लहर 1933 ईस्वी। लहर में कुल 43 कविताओं का संग्रह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कमायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। तो इन सारी रचनाओं को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रसाद जी की कहानी संग्रह। इन्होंने कुल 69 कहानियाँ लिखी जो 5 संग्रहों में संकलित हैं। पहला है छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1929 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। इंद्रजाल 1936 ईस्वी। अब इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उसे मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है कि मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले कि ये कहानी किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार, देवव्रत, ममता, गुंडा और छोटा जादूगर। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को बेसिकली याद रखना है, वो है पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब हम लोग देखेंगे इनके उपन्यास। इनके जो उपन्यास है, इन्होंने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला है कंकाल 1929 ईस्वी। उसके बाद है तितली 1934 ईस्वी। और इरावती जो इनका उपन्यास है वो अपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो वो है इरावती। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इनके नाटक के बारे में। इनके नाटक से संबंधित 2 लाइन मैंने इस PDF में ऐड कर दिया है, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस नाटक की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, जो पहला नाटक है इनका सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। ठीक, इस नाटक में दुरात्मा दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण, धर्म को राज सदा जग होवे, यही नाटक की मूल चेतना है। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा। अगला हम लोग नाटक देखेंगे कल्याणी परिणय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। और इस नाटक में मौर्य वंश के प्रथम प्रतापशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास इस एकांकीय में वर्णित है। तो कल्याणी परिणय में क्या वर्णित है? चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का एकांकीय वर्णित है। इस एकांकी में चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में थोड़े परिवर्तन और परिवर्धन के साथ शामिल किया गया है। तीसरा नाटक है वो है करुणालय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। वैदिक कालीन यज्ञ और हिंसा के विरोध में करुणालय की प्रतिष्ठा। नाटक का अंत इस प्रकार हुआ। करुणालय वरुणालय, जगदीश दयानिधे और जय जय जय, विश्व के आधार। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नाटक है प्रायश्चित, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित कराना इस नाटक का मूल उद्देश्य है। राजश्री, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। इस नाटक में राजश्री के चरित्र को उद्घटित किया गया है। विशाखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। प्रेम की विजय, प्रसाद की पराजय और असत व्यक्ति का हृदय परिवर्तन का ये नाटक है। अजातशत्रु काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। अतीत के गौरव गान के साथ साथ युगीन पुनर्जागरण एवं उद्बोधन से ओतप्रोत यह नाटक असत प्रवृत्तियों और सत प्रवृत्तियों की विजय एवं लोकमंगल के महान उपदेश से युक्त है। कामना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। इस प्रतीकात्मक नाटक में प्रसाद ने संतोष, विवेक, विलास, कामना इत्यादि मनोविकार का मानवीकरण किया है। यह नाटक कामना, संतोष के टूटने जुड़ने का नाटक है, साथ ही विलास की विजय और पराजय का नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। आर्य और नाग जाति के बीच संघर्ष समाप्त कर उनमें समन्वय स्थापित करना इस नाटक में चित्रित किया गया है। अगला नाटक हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त,
जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। गुप्त वंश के पराक्रमी वीर स्कंदगुप्त के चरित्र के आधार पर राष्ट्र एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति। एक घूंट, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 से 1930 ईस्वी। परीक्षा में जब भी आप एक घूंट नाटक का ऑप्शन देखें, अगर 1929 देगा तो आप 1929 पे टिक करेंगे। अगर 1930 आता है और 29 नहीं रहता है तो आप 1930 पे क्लिक करेंगे। ठीक है। प्रसाद जी का यह विचार प्रधान सामाजिक एकांकीय नाटक है, जिसमें विवाह और स्वच्छंद प्रेम पर विचार करते हुए स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। चंद्रगुप्त नाटक 2 यूनानी आक्रमणों से भारत की सुरक्षा करते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना तथा राष्ट्र को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराना इस नाटक का मूल उद्देश्य है। अगला जो नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ये नाटक स्त्री प्रधान है। स्त्री समस्याओं पर आधारित इस नाटक में बेमेल विवाह की समस्या, स्त्री को भोग की वस्तु मानने के विरुद्ध स्त्री अस्मिता, स्त्री अधिकार, स्त्री स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें स्त्री की अस्मिता और स्त्री समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया है, तो वो है आपका ध्रुव स्वामिनी। अग्निमित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। प्रसाद के इस अंतिम और अपूर्ण नाटक 1935 में लिखा यह नाटक प्रसाद की मृत्यु के उपरांत 30 अक्टूबर 1944 को दैनिक पत्र आज में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। अग्निमित्र नाटक में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की गई है। अब हम लोग देखेंगे इनके निबंध संग्रह। पहला है काव्य और कला, प्राकृतिक सौंदर्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भक्ति, हिंदी कविता का विकास, सरोज, ऐतिहासिक निबंध, समीक्षात्मक निबंध। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है कमायनी महाकाव्य में मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी, उस पे इनको मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अयोध्या का उद्धार कविता में लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा का चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? लव द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग प्रेम पथिक पहले 1909 में ब्रजभाषा में लिखा गया, फिर 1914 में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। शेर सिंह का आत्मसमर्पण एक लंबी कविता है जो कि मुक्तक छंद में लिखी गई है। ठीक है। आंसू में 14 मात्राएं, आनंद और साखी छंद का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कमानी का जो मुख्य छंद है वो है त्रोटक। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं लहर में संकलित हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है नंद दुलारे बाजपेयी। ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। कमायनी सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से लिया गया है। प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। कमायनी एक भाव प्रधान महाकाव्य है। किस प्रकार का है? भाव प्रधान महाकाव्य है। प्रसाद जी की प्रेरणा से ही 1909 में उनके भांजे अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त के संपादन में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। कमायनी में प्रत्याभिज्ञान दर्शन की पुष्टि हुई है। किसकी हुई है? प्रत्याभिज्ञान दर्शन की। ठीक है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त नामक पुस्तक की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। आंसू की प्रथम पंक्ति क्या है? जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है उसकी प्रथम पंक्ति क्या है? तो उसकी प्रथम पंक्ति है, अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। आंसू रचना का प्रथम संस्करण में व्यक्तिगत वेदना को महत्व दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है
उसमें व्यक्तिगत भावना, वेदना, उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला देखेंगे हम लोग, जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना आंसू के द्वितीय संस्करण में प्रसाद जी ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कामायनी के प्रतीक योजना। इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रतीक योजना को ही शामिल किया है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। पहला है मनु, जो कि मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इंडा बुद्धि का प्रतीक है। और जो मानव है वो मानव का प्रतीक है। छायावादी कवियों के दार्शनिक आधार क्या होते हैं, हम उसे भी देख लेते हैं। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका दार्शनिक मत है शैशव दर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको और इसे काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। यूजीसी नेट हो या टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, इन सारी परीक्षाओं में इन टॉपिक से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और सुमित्रानंद पंत वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। किससे? अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। आप सब लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या की है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी किन 2 संकलों में संकलित है। वो संकलित थी कानन कुसुम में और झरना में। तो इनकी प्रथम कविता कौन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, वो है प्रथम प्रभात, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई और वो 2 संकलों में संकलित है। पहला है कानन कुसुम और दूसरा है झरना। आगे देखेंगे चित्रधारा प्रसाद की ब्रज भाषा की रचित रचनाओं का संग्रह है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जो उसका पहला भाग है 1918 में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग है 1928 में प्रकाशित हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कामायनी के महत्वपूर्ण सर्गों पर। यूजीसी नेट की परीक्षा में जयशंकर प्रसाद के सर्गों का क्रम पूछा जाता है या फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद के कामायनी रचना का सर्ग नहीं है। तो आप लोगों को कामायनी के जो भी सर्ग हैं उनको क्रम वाइज याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में कुल आपके 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, काम, ईर्ष्या, इंदा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वाद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये सब आपको क्रम से याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना दिया है जिससे आप इसे काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को देख लीजिए। और जिन बच्चों को भी ये PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो ये ट्रिक है आप लोगों का, कामायनी को चिंता नहीं आशा है। ठीक है, क्या नहीं है? कामायनी को चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, इंदा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वाद का, दर्शन हुआ रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। ठीक है, जब आप लोग इस ट्रिक को 2 से 3 बार रिपीट कर लोगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कामायनी के पूरे सर्ग क्रम वाइज याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, प्रसाद की कृति उर्वशी एक चंपू काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रबंध स्मृति काव्य है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं बताती चल रही हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा।
प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। शांति प्रिया द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो वो कहा है शांति प्रिया द्विवेदी ने। प्रेम पथिक की कथा वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे, मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है, तो वो मुक्तिबोध ने कहा है। छायावादी काव्य की बृहत्तरी में कौन कौन शामिल है? इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि छायावाद की बृहत्तरी में कौन शामिल है, छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल है। तो छायावाद की बृहत्तरी में शामिल हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे छायावाद की लघुत्तरी में कौन कौन शामिल है। उसमें शामिल हैं जितने भी वर्मा हैं, ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। आगे देखेंगे छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा गया है। ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। आगे देखेंगे कामायनी पर रचित रचनाएं। ठीक है, आप लोग देखिए मैंने कितने डीपली से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को इस पीडीएफ में शामिल करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अब हम लोग कामायनी पर रचित रचनाओं को देखेंगे। पहला है कामायनी एक पुनः विचार, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वो प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में और उसके लेखक हैं मुक्तिबोध। उसके बाद कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी के अध्ययन की समस्या समीक्षात्मक ग्रंथ है और इसके भी लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। आगे देखेंगे हम लोग प्रसाद की प्रमुख ऐतिहासिक कविताएं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। पहला है शेरशाह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, उनके झरना काव्य संग्रह में संकलित है। बच्चन सिंह ने करुणालय को एक प्रकार का गीत्य नाट्य कहा है और आंसू को विरह काव्य कहा है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि करुणालय को गीत्य नाटक किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। आंसू को विरह काव्य किसने कहा है, तो वो भी बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह का एक हम लोग महत्वपूर्ण कथन देखेंगे जिसमें वो लिखते हैं सन 1928 ईस्वी में सुधा के अक्टूबर अंक में, जो सुधा पत्रिका है उसके अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई। 1935 ईस्वी में यदि इसके लेखन का आरंभ 1928 ईस्वी में मान लिया जाए तो कवि को इसे पूरा करने में कुल 7 वर्ष लग गए। ठीक है, तो कामायनी रचना को पूर्ण करने में कुल कवि को 7 वर्ष लग गए थे। बाकी आगे के और कथन इसका जब मैं भाग 2 लेके आऊँगी तो उसमें और भी सारे महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन पे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जिन बच्चों को भी ये पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीडीएफ बनाते समय कुछ ना कुछ कभी मिस्टेक हो जाता है। वैसे तो मैं पूरा ध्यान देती हूँ पीडीएफ को बनाते समय, पर कभी कभार सन के कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूँगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसका भाग 2 देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।